तो अभी डिफरेंशिएशन क्या होता है? बेसिकली कैलकुलस के दो पार्ट्स हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो फर्स्ट वी स्टडी डिफरेंशिएशन, आफ्टर दैट वी विल स्टडी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है y एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे मान लो y इक्वल टू 2x प्लस 3 या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एनी फंक्शन, मतलब से y इक्वल टू साइन एक्स cos x, वट एवर फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू चेंज करें सपोज, तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हमें ये बताता है कि हाउ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विल चेंज एट व्हाट रेट, कितना फास्ट या कितना स्लोली चेंज होगी अगर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करें। यानी हाउ फास्ट और हाउ स्लो द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विल चेंज when the value of other variable is changed। ठीक है, तो सपोज जो डी वाई डी एक्स है मान लो, तो डी एक्स होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, और एक होता है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स भी क्या होता है? चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। और डी एक्स भी क्या होता है? चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। बट जब डी एक्स हम बोलते हैं तो इट इज़ वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, और डेल्टा एक्स कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज डेल्टा एक्स? चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। मान लो हमने एक्स की वैल्यू चेंज करी बाई डेल्टा एक्स, और जिसकी वजह से वाई की वैल्यू चेंज हो गई, डेल्टा वाई, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई। तो फिर जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है वो क्या हो जाएगा? एक बार इसको छोड़ो, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर ये चेंजेस काफ़ी कम हो, जैसे डेल्टा एक्स अगर डी एक्स हो जाए तो डेल्टा वाई डी वाई हो जाए, यानी चेंजेस अगर काफ़ी कम हो तो फिर इसको बोलेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब है एनी अमाउंट ऑफ चेंज, इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी बिग। बट डी एक्स या डी वाई का मतलब है कि वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। तो फिर इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ change of y with respect to x, and this is also known as differentiation of y with respect to x। इस वाले को क्या बोलेंगे? इसको भी also known as differentiation of y with respect to x। डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं,
या डेरिवेटिव भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। तो एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को हम। जैसे मान लो हम गाड़ी में जा रहे हैं कहीं पे, सपोज हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं कार में, ठीक है। तो दिल्ली यहाँ से 250 किलोमीटर है एंड सपोज वी टेक 5 आवर्स टू रीच दिल्ली। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, कितनी होगी हमारी एवरेज स्पीड? किलोमीटर पर आवर। हाँ, मतलब डिस्टेंस हमने ट्रैवल करी 250 किलोमीटर 5 आवर्स में, तो फिर हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 250 और टाइम 5 आवर्स, तो आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। ये तो ये एवरेज स्पीड है बेसिकली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी स्पीड हमेशा ही 50 रही हो। हम जब जा रहे थे कभी हमारी स्पीड 50 से कम भी हुई होगी, कभी 50 से ज़्यादा भी हुई होगी, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमारी स्पीड होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लो किसी मोमेंट पे देखा हमने कि हमारी गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या हो जाएगी? वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, मतलब वो एवरेज एवरेज मतलब ओवर ए टाइम इंटरवल, हाँ वो एवरेज होगी। इसका मतलब है कि अगर हमारी गाड़ी लगातार 50 से ही चलती रहती हाँ तब भी हमें 5 घंटे ही लगते ठीक है। हैं। ये मतलब होता है एवरेज, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि टोटल चेंज का जो रेशियो आएगा वो एवरेज रेट होगा, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने देखना है कि इस टाइम क्या रेट है चेंज का, तो वो इंस्टेंटेनियस है। नहीं तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे थोड़ा सा चेंज करके देखो, तभी वो डी हाँ आएगी। तभी इस करके डी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम किसी कार से जा रहे हैं या कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन में, सपोज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। मान लो पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में ये पोजीशन x1 है और ये पोजीशन x2 है, तो डिफरेंस कितना होगा दोनों में? x2 माइनस x1। और टाइम लगता है मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो फिर एवरेज स्पीड जो होगी ये डेल्टा एक्स मान लो इसको, डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की जो एवरेज स्पीड होगी वो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन अगर हमने सपोज किसी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है कितनी होगी, जब गाड़ी डिस्टेंस एक्स पे थी मान लो यहाँ से, तो हमने यहाँ पे निकालने की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है। तो क्या करो, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स दे दो इसको मान लो, और इस डी एक्स को चलने में टाइम लगा सपोज डी टी। तो व्हाट इज वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? डी एक्स अपॉन डी टी। तो फिर वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये बात समझाइए आपको। अगर हम एक मतलब लॉन्ग इंटरवल पे रेशियो लेते हैं चेंज का तो वो एवरेज होता है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़े से चेंज का रेशियो लें अगर, फिर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये फर्क है।
और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये इसका बेसिक होता है कि हमने एक वेरिएबल को हल्का सा चेंज किया तो दूसरा कितना चेंज हुआ, और फिर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसका बेसिक फार्मूला क्या बनेगा अभी डिफरेंशिएशन का। तो सपोज वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है हमारे पास, और मान लो ग्राफ है उसका फंक्शन का। तो ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, और मान लो इस फंक्शन का ग्राफ ये है, कुछ भी ग्राफ हो सकता है इसका, और ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई सपोज। और तो फिर ये डिस्टेंस एक्स होगी और ये डिस्टेंस वाई होगी। नाउ सपोज वी चेंज एक्स बाई डेल्टा एक्स, तो एट एक्स इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू है वाई। नाउ लेट एक्स इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एक्स। तो हमने एक्स को बढ़ा दिया, पहले यहाँ पे थे अब थोड़ा यहाँ पे कर दिया हमने एक्स को। सपोज डेल्टा एक्स बढ़ा दिया हमने एक्स की वैल्यू, और जिससे मान लो वाई की वैल्यू डेल्टा वाई बढ़ जाती है, एंड एज अ रिजल्ट वाई इंक्रीजेज बाई डेल्टा वाई सपोज। तो फिर इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू ये वाली हो गई। तो चेंज कितना हुआ वाई में, ये डेल्टा वाई होगा। ठीक है, तो इसको लिखते ऐसे हैं कि एट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब जो ये पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट एक्स है तो फिर ये पॉइंट हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये पॉइंट वाई है तो ये वैल्यू हो जाएगी वाई प्लस डेल्टा एक्स। तो एट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई बिकम्स वाई प्लस डेल्टा वाई। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 में वी कैन पुट एट द प्लेस ऑफ एक्स वी कैन पुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वाई की जगह पे आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो फिर क्या इक्वेशन हो जाएगी, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और फिर अगर इसको माइनस कर दो आपस में, 2 माइनस 1 कर दो तो वाई कट जाएगा। ये आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको भी, नया नया एकदम, बट थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको माइंड में सेट हो जाएगा।
लिखा नहीं है, नहीं ग्राफ भी बनाया। ठीक है, हाँ, चलो कोई नहीं कर लो। The coordinates of this point will be x plus delta x, comma y plus delta y. मान लो ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। अगर हम P से Q को मिला देंगे, डायग्राम अपना एंड में मिला लेना, अभी और भी कुछ बनेगा इसमें, ठीक है। तो P से Q को मिला दें अगर हम, और ये एंगल मान लें अल्फा, तो व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा होगा सर ये डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन ये डेल्टा डेल्टा एक्स, एक्स। ये वाली लेंथ, ठीक है। तो जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आएगा, और जो tan अल्फा होगा ये इसका स्लोप होगा लाइन पी क्यू का। सो दिस इज बेसिकली व्हाट स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? यह एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो पीछे लिखा था अभी, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अगर मैं सपोज पॉइंट पी पे एक टेंजेंट डालूं, पॉइंट पी पे एक टेंजेंट डालूं अगर ऐसे, मान लो लाइन टेंजेंट है पॉइंट पी पे, ठीक है, एंड इट मेक्स एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो फिर tan थीटा हो जाएगा स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एट पॉइंट पी। what is slope of tangent at point P? tan theta। थोड़ा सा शुरू में लगेगा आपको ये, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, ये बात समझ आ गई क्या? और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। अब सपोज अगर मैं पॉइंट Q यहाँ के बजाय थोड़ा यहाँ ले लेता, मतलब थोड़ा नज़दीक ले लेता, यानी पॉइंट Q को अगर पॉइंट P की तरफ लाना शुरू कर दें, जैसे पॉइंट Q अगर मैं यहाँ ले लूँ यहाँ की बजाय, तो फिर जो लाइन PQ है वो अब ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। और ये पॉइंट अगर और इधर आ जाए, P के नज़दीक ही आ जाए बिल्कुल, तो फिर जो अल्फा है वो ऑलमोस्ट थीटा के बराबर हो जाएगा, कम होता जाएगा ना एंगल। अल्फा कम होता जाएगा। हाँ, और जब ये पॉइंट Q P के काफ़ी नज़दीक होगा, तो फिर जो अल्फा एंगल है वो ऑलमोस्ट थीटा के बराबर ही हो जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? तो नाउ इफ Q अप्रोचेस P, इसका मतलब है कि Q P के काफ़ी क्लोज है। अगर Q P के ऊपर नहीं है
क्लोज है, बट काफ़ी क्लोज है पी के। so coincide नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है। बट जितना क्लोज आप ले सकते हो उतना क्लोज आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ Q इज़ वेरी क्लोज टू P, यानी Q अप्रोचेस P, तो अल्फा बिकम्स नियरली इक्वल टू थीटा, और जो डेल्टा एक्स है वो डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि अब चेंज काफ़ी कम होगा, और डेल्टा वाई भी डी वाई हो जाएगा। तो फिर आप अल्फा को यहाँ पे रख दो थीटा, डेल्टा वाई को डी वाई, डेल्टा एक्स को डी एक्स, तो क्या आ जाएगा? तो फ्रॉम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स equal to tan alpha, what we will get? dy upon dx is equal to tan theta. और tan theta क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। ये डेल्टा से डी कैसे हो गया? ये लिखा ना? अच्छा ठीक है, कम हो जाएगा और इसका मतलब एंगल कम हो रहा है इसलिए हमने मतलब डी लिया है ना। हाँ हाँ, ठीक है, मतलब पॉइंट क्यू काफ़ी क्लोज आ गया ना पी के, तो फिर चेंज इन एक्स भी काफ़ी कम होगा, हाँ चेंज इन वाई भी काफ़ी कम होगा, तो फिर हम डेल्टा एक्स को डी एक्स ले सकते हैं, डेल्टा वाई को डी वाई ले सकते हैं, और अल्फा को थीटा ले सकते हैं। मतलब अल्फा और थीटा ऑलमोस्ट फिर सेम ही हो जाएंगे। तो फिर हमने अल्फा को यहाँ पे रख दिया थीटा, डेल्टा वाई को रख दिया डी वाई, और डेल्टा एक्स को रख दिया डी एक्स। तो ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। सो डिफरेंशिएशन गिव्स अस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, और ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इसका। तो ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है डिफरेंशिएशन का? तो ज्योमेट्रिकली हमें क्या देते हैं डिफरेंशिएशन? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। जो हम पहले पढ़ रहे थे वो स्लोप था कि लाइन के अकॉर्डिंगली, अब वो पॉइंट का करेंगे। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा ना। हाँ ठीक है। जैसे पॉइंट पी पे स्लोप कुछ और होगा, पॉइंट क्यू पे निकालेंगे तो यहाँ टेंजेंट डालेंगे तो उसका स्लोप कुछ और होगा। हाँ ठीक है, क्योंकि लाइन कर्व है ना अभी ये, हाँ क्योंकि कर्व का है, कर्व लाइन है ना ये। कर्व लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसका स्लोप हर जगह सेम होता है। हाँ जगह सेम होता है, सॉरी कर्व लाइन है। हाँ, तो कर्व लाइन है, उसका स्लोप डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगा, और किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो वो स्लोप होगा डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो फिर इसका वर्डिंग में कैसे लिखेंगे? सो डिफरेंशिएशन एट एनी पॉइंट, the differentiation of y with respect to x at any point gives the slope of tangent at that point. तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, एंड दिस इज ज्योमेट्रिकल interpretation of differentiation.
और फिर इस फार्मूले में भी अगर हम डेल्टा वाई को डी वाई रख दें, डेल्टा एक्स को डी एक्स रख दें, और यहाँ पे भी रख दें डेल्टा एक्स को डी एक्स, तो फिर ये बेसिक फार्मूला बन जाएगा डिफरेंशिएशन का। क्या बन जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो फिर इस फार्मूले से आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक एग्जांपल ओवर दिस। So now this is our basic formula, that dy upon dx is equal to f of x plus dx minus fx upon dx, ठीक है। तो एग्जांपल 1 है, इसमें भी सपोज वी हैव टू डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू, कोई फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू x की पावर n। x यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन n कोई नंबर है, कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है n, 3/2 5/3 कुछ भी नंबर हो सकता है, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है नंबर, ये ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट नंबर है, और x वेरिएबल है जैसे, ठीक है। एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मान लो fx, तो लेट fx इज इक्वल टू x की पावर n, और ये फार्मूला है dy अपॉन dx का। तो fx की वैल्यू तो x की पावर n यहाँ पे रख देंगे हम। तो व्हाट विल बी f ऑफ x प्लस dx? तो अगर हम यहाँ पे x को रख दें x प्लस dx, तो क्या आएगा ये? तो यहाँ पे भी रख दो x को x प्लस dx, तो ये हो जाएगा। अभी दोनों वैल्यूज, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, और फिर आगे सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो dy अपॉन dx आ जाएगा, तो पुट दीज वैल्यूज हियर, x प्लस dx की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन dx। अब इसको आगे हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। और हमने एक फार्मूला किया था लास्ट टाइम कि 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है 1 प्लस एन एक्स, अगर x 1 से काफ़ी कम है। ये हमने किया था भी फार्मूला, अगर x 1 से काफ़ी कम है तो ये हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाली क्वांटिटी है x प्लस डी एक्स की पावर n, तो x प्लस डी एक्स को हम लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस डी एक्स अपॉन एक्स। जो डी एक्स है ना, भी ये मल्टीप्लाई नहीं है डी और एक्स का, तो डी एक्स एक सिंगल क्वांटिटी है, सिंगल क्वांटिटी विच इज चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, और इसकी पावर n है, तो इसकी पावर n, इसकी पावर n, फिर ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला, क्योंकि डी एक्स अपॉन एक्स काफ़ी कम क्वांटिटी होगी, बिकॉज डी एक्स इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो फिर डी एक्स अपॉन एक्स भी काफ़ी कम क्वांटिटी होगी, तो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। मतलब इस पूरे को x मान लो अगर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n इंटू दिस, तो फिर ये ब्रैकेट खोल दो, इसमें n क्या होगा? अच्छा, तो n इसमें ये, ओके,
तो ये आ जाएगा। देखो ये समझाया, ब्रैकेट खोल दी हमने, ठीक है। तो x की पावर n आ जाएगा ये, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक x नीचे है तो ऊपर आएगा, तो एक पावर कम हो जाएगी इसको। अब वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये कैंसिल हो गया, उसके बाद ये dx भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा n इंटू, तो ये आंसर आ जाएगा। किसी भी हम्म। n के लिए हाँ, तो n कुछ भी हो सकता है, बट एक नंबर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शनल फ्रैक्शन भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 3x 3, मतलब एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पे। पहले ये पावर नीचे उतार लो और एक पावर कम कर दो, तो ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है। मान लो y इक्वल टू रूट एक्स है इधर सपोज, तो इसको लिख लो x की पावर 1/2। तो तरीका ये होता है कि 1/2 नीचे उतार लो पावर, और एक पावर कम कर दो, तो 1/2 में से 1 घटाओगे तो -1/2 बचेगा, और फिर इसको नीचे ले आओ पावर को, ये रूट एक्स हो गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये नोट कर लो जरा। अच्छा, अभी अगर मान लो y इक्वल टू एक्स होगा, ओनली एक्स, तो उसका क्या होगा, y इज इक्वल टू ओनली एक्स। नहीं, इसकी पावर 1 मान लो ना, तो फिर dy अपॉन dx हो जाएगा, तो पावर नीचे उतारोगे, x की पावर एक कम कर दो, सही 1 - 1 0 होगा, और किसी की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1। तो यानी अगर अकेला y इक्वल टू एक्स ही है बस केवल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो y जैसे x की पावर n का ये होता है डिफरेंशिएशन, साथ में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो a, तो a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट कोई नंबर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये a एज इट इज रहेगा इसमें, और बाकी फार्मूला लग जाएगा ये वाला। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब a विल रिमेन एज इट इज, और इसका फार्मूला यही लग जाएगा, तो इंटू एन एक्स की पावर। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यूब का इतना आया था, एक को मतलब बाहर निकाल अलग से, हाँ वो मल्टीप्लाइड में रहेगा। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू 4x क्यूब है, तो 4 बाहर लेंगे और अंदर हो जाएगा 3x और 3x, तो 4 एज इट इज, हाँ और इसका आएगा 3x स्क्वायर, हाँ 3x, जैसे ऊपर आया था, तो फिर हो जाएगा 12x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर y इज इक्वल टू केवल a हो, कांस्टेंट हो, अगर साथ में x वगैरह कुछ ना हो, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हम ऊपर वाले फॉर्मूला से अगर करेंगे तो x की वैल्यू
1 है और n की वैल्यू 0 है। नहीं, हाँ, इसको है ही नहीं ना। इसको लिख लो a इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को लिख लो x की पावर 0। फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 नीचे उतारोगे तो 1 तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सब कुछ, तो फिर डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। मतलब n की जगह 0 रख दो ना यहाँ पे, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल बी 0। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई अगर x की वैल्यू 0 रखनी चाहिए, नहीं x की 0 कैसे रखोगे, x की वैल्यू तो वैसे करोगे ना, a तो एज इट इज, 0 को नीचे उतारोगे तो 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1 यानी -1, और जब 0 मल्टीप्लाई में आ गई तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई क्योंकि y कांस्टेंट है तो y में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो फिर चेंज इन वैल्यू ऑफ y यानी dy 0 होगा, और 0 अपॉन समथिंग विल बी 0। तो y की वैल्यू कांस्टेंट है ना, कुछ चेंज नहीं तो हो चेंज ही नहीं हो रहा, तो उसका डिफरेंशिएशन फिर 0 होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, ये देखो पेज नंबर 2 निकालना है। फिर अगर मान लो y इक्वल टू से 5x है तो इसका क्या होगा, a कांस्टेंट और x तो 5 तो एज इट इज, 5 into 1 हो जाएगा, और अकेले x का 1 होता है, हाँ, तो 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1। 5 आ जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 2 पे देखो ये कुछ लिखे ना, सम बेसिक फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा चौथा कर लिया, और पांचवा कर लिया। ठीक है, पहले 5 कर लिए हमने। इतने सारे हम्म, इतने सारे नहीं ये हो जाएंगे सारे, हैं तो एक ही फार्मूले से आए ना। फिर इसके बाद अभी अगर मान लो y अगर सम है दो अलग अलग फंक्शंस का, छठा फार्मूला जो इसमें है, मतलब y इज अ फंक्शन, y इज अ सम ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस, तो फिर dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, du बाई dx, मतलब दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन, बीच में साइन जो भी है वो एज इट इज रहेगा। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दोगे, बीच में प्लस माइनस जो भी है वो एज इट इज रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 नीचे उतारोगे तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, 2 को नीचे उतारोगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, और 9x का 9 ही होगा, 7 का 0 हो जाएगा। तो आंसर अलग अलग से निकाला है सबका। बीच में अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, मान लो माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, मतलब बीच में साइन प्लस माइनस विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, समझ आ गई ये चीज। मेन तो फॉर्मूला एक ही है, फिर ये nx n माइनस और this बाकी सारे उसी से आ जाएंगे। जिससे आया मेन तो ये है तो फिर मान लो अगर आपने इसका करना है डिफरेंशिएशन y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये x और -2, हाँ ये इसको ऊपर ले जाओ, -2 हो जाएगा, और
अब n की वैल्यू -2 हाँ 4 हो जाएगी। हम्म? तो नहीं नहीं -2 नीचे उतार लो -1 पावर, ये -2 और एक पावर कम कर दो तो -3 हो जाएगी ना पावर, हाँ सॉरी कम करनी है -3 तो क्या आ जाएगा -2 अपॉन x, हाँ ठीक है -3 ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करें मतलब x को नीचे रहने दें तो नहीं ऐसे नहीं होता, ऊपर इसको ऊपर लाना पड़ेगा पहले, तो कुछ नोट करना है इसमें से, नहीं जरूरत नहीं, ठीक। फिर इसके बाद अभी y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको बेसिक फार्मूला से करें, बेसिक फार्मूला क्या था, dy अपॉन dx इज f ऑफ x प्लस dx माइनस fx अपॉन dx, तो इसको हम fx मान लेते हैं साइन x को, what will be f of x plus dx, तो रिप्लेस x with x plus dx, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और फिर ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो इसमें, ये आएगा साइन x प्लस dx माइनस साइन एक्स अपॉन dx। आप कैसे करोगे भी आगे, अब यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हो ना, साइन a प्लस b वाला, वो वाला साइन ए कॉस साइन a cos b प्लस cos a साइन साइन b, वो लगा दो फार्मूला, हाँ वही वाला तो इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b माइनस साइन एक्स अपॉन dx। फिर हमने कल ये अप्रोक्सीमेशन करे थे ना अभी कि थीटा अगर बहुत कम हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, cos थीटा 1 के बराबर हो जाता है, तो dx तो cos हाँ, तो dx से काफ़ी कम होती है क्वांटिटी, तो cos dx ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा, और साइन dx dx के बराबर ही हो जाएगा, dx के बराबर है। क्योंकि साइन थीटा थीटा के बराबर होता है अगर थीटा काफ़ी कम है, तो dx ऑलमोस्ट साइन dx ऑलमोस्ट dx के बराबर ही हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद फिर dx भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, cos x, तो आंसर आ गया, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, ये नोट कर लोगे आप, तो ठीक है, तो इसी तरह से आप cos x का निकालोगे तो कितना आएगा माइनस साइन x, फिर इसी तरह से आपको देखो बाकी दिए हुए हैं, जैसे तो 10th पॉइंट है इसमें, पेज नंबर 2 पे, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 10x कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर है, ये भी आप इसी फार्मूले इसी टेक्निक से निकाल सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x कितना होगा, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड x कितना होगा, tan x इंटू सेकेंड x, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंड x माइनस cot x इंटू कोसिकेंड x, फिर इसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इसमें बेस e होता है, जिसमें बेस e हो
तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। ये कैसे ये याद रख लो बस आप, ठीक है। और अगर e की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है। ये 6 फार्मूले हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, ठीक है। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चेन रूल। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ज़्यादा तो यूज हमारे फार्मूला अभी यही आएगा x की पावर n वाला, ठीक है। इसके बाद अभी चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है, देखो मान लो जो y है वो किसी वेरिएबल u का फंक्शन है और फिर u खुद आगे किसी और का फंक्शन है, से x का फंक्शन है u, और हमने निकालना है dy/dx। तो फिर ये हो जाएगा dy/du इंटू du/dx। मतलब पहले y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में इंटू u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। बेसिकली देखो du तो कट ही जाना है ना वैसे भी, तो क्या बचेगा, तो dy/dx ही बचेगा। बढ़िया करने का तरीका होता है। और ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। मान लो चेन ऐसे भी हो सकती है कि y इज ए फंक्शन ऑफ u, फिर u इज ए फंक्शन ऑफ z, और फिर z इज ए फंक्शन ऑफ x। तो व्हाट इज dy/dx? dy/du इंटू du/dz इंटू dz/dx। तो चेन कितनी भी लंबी हो सकती है ऐसे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। हाँ, तो क्या आएगा dy/dx, साथ साथ नोट भी करते रहोगे। तो dy/du इंटू du/dz इंटू dz/, क्योंकि ये तो कट जाने हैं ना, भी देखो du कट जाएगा, dz भी कट जाएगा, बट दिस इज द वे ऑफ डूइंग। तो इस पे एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर n। ए और बी कोई नंबर्स हैं, एन भी नंबर है, तो हमने इसका निकालना है सपोज, ठीक है। अब इसमें हम सीधे ये फार्मूला नहीं लगा सकते जो हमने पीछे किया था ना, ये क्या फार्मूला था, y इक्वल टू एक्स की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन क्या था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस। तो ये फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पर केवल x हो। अगर मान लो यहाँ पे x की बजाय 2x भी होता है ऐसे, तब भी ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते। तब भी ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते ऐसे, क्योंकि देखो देखो मान लो y इक्वल टू 5x की पावर 3 है। अगर आप इस फार्मूले से सोचो कि कर रहे हैं तो कैसे करोगे, 3 को नीचे उतारोगे और एक पावर कम करोगे, तो आपका ये आंसर आएगा। ये कितना आएगा, 3 इंटू
25x² कितना आएगा 75। बट अगर मैं इसको ऐसे करता, ऐसे की बजाय अगर ऐसे करूँ मैं इसको, पहले ये क्यूब खोल लो, कितना आएगा 5 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब। फिर इसका करो डिफरेंशिएशन, अगर अब इसका करो डिफरेंशिएशन अगर, तो कितना आएगा ये आएगा, जो कि पहले से डिफरेंट है। अच्छा ठीक है। ये कैसा है? अरे वो 3 को नीचे ले आया। 5 का क्यूब कितना होता है 125। हाँ, ये तो है। फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, अब ये y है ना, ओके ओके। तो 3 नीचे उतारो और एक पावर कम कर लो, कितना आया अब ये अब आया 375, पहले 75 था, तो फिर ये गलत हुआ ना, ये ठीक हो गया। तो यानी ये फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पे केवल x हो बस, उसके साथ हाँ, कुछ मल्टीप्लाइड ना हो इसके साथ। लेकिन सर पहले जो हमने करा था उसके साथ तो मल्टीप्लाई था जैसे कांस्टेंट, क्योंकि वो नहीं, कांस्टेंट वो अलग से मल्टीप्लाई था, पावर के बाहर था वो, अच्छा ठीक है पावर के बाद जैसे ही पावर के बाहर आ गया ना अब, अच्छा ठीक है उसके अंदर नहीं होना चाहिए साथ ही, अच्छा ठीक है ठीक है। तो फिर ऐसे केसेस में फिर चेन रूल हम लगाते हैं। मान लो यहाँ तो चलो हमने आसानी से कर लिया, बट किसी जगह पे हम ब्रैकेट को ना खोल पाए, मान लो कुछ ऐसे बड़ी वैल्यू, जैसे मान लो ऐसे y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x की पावर 9 है मान लो। अब कहाँ खोलोगे पहले आप इसको, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में फिर चेन रूल आएगा। तो कैसे देखो, तो हम जो ये अंदर वाला फंक्शन है ax प्लस बी, इसको u मान लें अगर सपोज हम, ठीक है, इसका तो मिटा दो भाई। यस सर। तो तरीका ये होता है कि इसको u मान लो अंदर वाले को, लेट u इक्वल टू ax प्लस बी, तो फिर ऐसे y आ जाएगा u की पावर n। तो अब ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे ओनली u आ गया ना, तो फिर dy अपॉन du अगर निकालना है तो उसके लिए फिर हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। फिर यू बस ये x की जगह पे u आ गया, इतना ही फर्क है। यहाँ पे x है, यहाँ पे u आ गया, तो क्या आ जाएगा फार्मूला n इंटू यू की पावर n यूजिंग दिस फार्मूला। और ये ax प्लस p जो हाँ, तो क्या है dy अपॉन dx, क्या है बेसिकली dy अपॉन du, ये आ गया इंटू du बाई dx। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में जैसे पहले करते थे। इसमें a कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा dy अपॉन dx आ जाएगा, तो कितना आएगा मतलब a इंटू n इंटू यू की पावर n माइनस 1, और फिर यू की वैल्यू दोबारा पुट कर दो ये वाली यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लो भैया। उसके बाद
तो अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके हम। मान लो लेट y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x की पावर 4। हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, जो अंदर वाली क्वांटिटी है इसको u मान U मान लेंगे। तो u इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x, फिर y आ जाएगा u की पावर 4। और फिर यहाँ से du बाई dx निकालो, कितना आएगा, ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ से dy अपॉन du निकालो, ये आएगा 4u की पावर 3। तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 4u क्यूब इंटू 6x स्क्वायर प्लस 5, और फिर u की वैल्यू वापस पुट कर दो यहाँ पे। तो ये आंसर आ जाएगा क्यूब, सॉरी। इसको आगे सॉल्व करना। नहीं, जरूरत नहीं है आपकी। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो सीधा ना भी यहाँ से, नो नीड टू डू ऑल दिस। ये समझाने के लिए किया हमने, हाँ ऊपर जो फॉर्मूला उससे बट नहीं सीधे भी कर सकते हो इससे ना। ये चीज़ वो कैसे, पहले पावर को नीचे उतार दो और एक पावर कम कर दो, 3 तो ये हो गया 3 इनटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन। ओके तो सीधा ही कर दो, जरूरत नहीं है सब करने की। ओके ठीक है, हाँ चलो। जैसे पेज नंबर 10 खोलना। इस पे फर्स्ट का 11th पार्ट देखिए, पेज नंबर 10 पे फर्स्ट का 11th पार्ट। ये एक और कर लो, फिर उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन ax, ए कोई कांस्टेंट है, ए कोई नंबर है, मतलब 2 3 4 कुछ भी नंबर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसमें जो ax है इसको u मान लो, तो लेट u इक्वल टू ax, तो कितना आएगा y इक्वल टू साइन u, और फिर dy अपॉन du आ जाएगा cos u, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, और du बाई dx यहाँ से a आ जाएगा, a कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा a इंटू cos u, और फिर u की वैल्यू पुट कर दो ax, तो ये आंसर आ जाएगा। या इसको सीधे भी कर सकते हो, पहले साइन का डिफरेंशिएशन cos, फिर इनटू जो अंदर है इसका डिफरेंशिएशन a। ठीक है, एग्जांपल जैसे y इक्वल टू साइन 3x है मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
3 cos cos 3x. 3x। ठीक है। Yes. जैसे इसका 13th पार्ट है, अभी पहले का क्वेश्चन का 13th पार्ट। तो sin 2x का क्या हो जाएगा फिर? 2 into 2 cos 2x 2 cos 2x. प्लस sin 2x का cos 2x और फिर 2x का 2 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 cos 2x। चलो ठीक है भी।